हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं हरीश कुमार आपके साथ। आज हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में, फिर परसेंटेज यील्ड, लिमिटिंग रिएजेंट, पीओएसी, ये सब चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, प्रीवियस वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कुछ क्वेश्चंस हम लेंगे। तो ये क्वेश्चन नीट 2019 में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर प्रोसेस। अब आपको इसमें एक चीज़ दी हुई है, हैबर प्रोसेस। इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें तो क्या करना पड़ेगा। हैबर प्रोसेस होती है, अमोनिया फॉर्मेशन के लिए यूज़ की जाती है। N2 + H2 और बनाने के लिए काम आती है अमोनिया। क्या बनता है हैबर प्रोसेस में? अमोनिया बनता है। ठीक है, इसको एक बार बैलेंस कर लीजिएगा। बैलेंस करेंगे, नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं तो यहाँ पे 2 कर दिया, 2 एटम्स हैं और यहाँ पे 3 कर दिया। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब क्या कहा है, 2019 में पूछा गया था, बिल्कुल सिंपल सवाल है। इसने कहा है इसके 20 मोल बनने चाहिए। कितने? 20 मोल्स बनने चाहिए। तो इसके कितने मोल लिए गए होंगे? इसके कितने मोल लिए गए होंगे? तो हमने आपको बताया था, सिंपल जो शॉर्ट ट्रिक बताया था, जिस मोल के टर्म में चीज़ें पूछी हैं तो जिसके मोल दिए हुए हैं उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, और जिसके आप पूछा गया है उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप सीधा सा ये करेंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास में 30। वेरी सिंपल, बस ये कैलकुलेशन आपको करनी थी। और ये 4 नंबर का सवाल आपको नीट 2019 में, पुरानी बात नहीं है, पिछले साल ही पूछा गया है, तो आसानी से हो सकता है। देखिए, ठीक है। और अगर आपको ऐसे नहीं करना तो लॉन्ग मेथड भी बताया था मैंने, आप अगर भूल जाते हैं तो देखिए, इसके 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल की ज़रूरत है। इसके 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन के कितने मोल की ज़रूरत है? अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल की ज़रूरत है? 3। इसके 1 मोल को प्रोड्यूस करने के लिए कितने की ज़रूरत है? 3/2। और इसके कितने 20 प्रोड्यूस करने के लिए कितने की ज़रूरत है? 3/2 × 20। वही बात आ रही है, = 30 मोल्स। सिंपल है, बहुत आसान सवाल है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये जेई मेंस 2017 में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन? 1 ग्राम ऑफ कार्बोनेट M2CO3 ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ HCl प्रोड्यूसेस 0.01186 मोल्स ऑफ CO2, मोलर मास ऑफ M2CO3 इन ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल क्या है? मोलर मास। और वैसे भी अपन ग्राम पर मोल में किसको कैलकुलेट करते हैं? मोलर मास को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी। तो क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। आपको पता है 10th क्लास में आपने पढ़ा था, यदि आपके पास में मेटल कार्बोनेट है, उसको एसिड के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास में सोल्ट बनता है। क्या बनता है? सोल्ट बनता है, प्लस में CO2 गैस प्रोड्यूस होती है, प्लस वाटर प्रोड्यूस होता है। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा था। ये इक्वेशन पढ़ी थी। मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स यू सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। ठीक है जी, ये आपने बात की। अब इसने क्या कहा है? 1 ग्राम मेटल कार्बोनेट है, इसको एक्सेस, ये वाला लिया गया है एक्सेस में, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में लिया गया है। और ये बनाता है CO2 के कितने मोल्स बनाता है? 0.01186 इतने मोल्स बनाता है। तो मोलर मास कितना होगा इसका मोलर मास कितना होगा? ठीक है जी, इसका मोलर मास कितना होगा ये हमसे पूछा है। तो रिएक्शन को बैलेंस करेंगे एक बार। ये 2 मेटल और Cl ट्वाइस हो गया, तो इसको भी ट्वाइस कर लेंगे। और कार्बन 1 है, देखिए क्या बैलेंस होगी, क्या रिएक्शन। ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, मेटल 2, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2। आई थिंक इट्स बैलेंस्ड, राइट। तो ये आपकी बैलेंस रिएक्शन है। अब आपसे पूछा है ये कितना बनेगा, तो ये रिएक्शन बैलेंस होगी। अब देखिए, स्टोइकोमेट्री के अकॉर्डिंग आप बात करते हैं। इसके 1 मोल के लिए, इसके 1 मोल से CO2 का 1 मोल बनता है, क्योंकि इसका भी कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट कितना है? 1 है। और हमारे पास इसके मोल्स दे रखे हैं, तो आपको पहले ही बताया था मैंने, अगर ये इसके मोल दे रखे हैं और इसके मोल कैलकुलेट करना है तो जिसके भी मोल दे रखे हैं उसके मोल लिखिए, उसके कोफिशिएंट उसको डिवाइड कीजिए
और जिसके निकालने उसके कोएफिशिएंट उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आ गया आपके पास में मोल। और मोल क्या होता है बेटा? मोल होता है मास अपॉन मोलर मास। मास अपने को दिया हुआ है इसका कितना? 1 ग्राम। तो मास की वैल्यू यहाँ पे कितना पुट कर दूंगा? बोलिए ज़रा, 1 ग्राम। ठीक है जी। और मोलर मास निकालना है तो मोलर मास आ जाएगा 1 अपॉन 0.01186। आसान है। बताओ ये क्वेश्चन क्या टफ है? ये क्वेश्चन पूछा गया था 17 में, पुरानी बात भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं अपने से, तो आप कर लेंगे आई होप। और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने पिछले सेशंस में भी की थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं परसेंटेज यील्ड। विल टॉक अबाउट परसेंटेज यील्ड। व्हाट इज परसेंटेज यील्ड? तो आपने पढ़ा होगा कि आपके एग्जाम होते हैं तो आप परसेंटेज निकालते हैं, जो मैंने बात की थी पहले भी, मार्क्स परसेंटेज होता है। और हम यहाँ पे बात करने वाले हैं परसेंटेज यील्ड की। तो चलो एक बार मैं फिर लिख देता हूँ आपको बताने के लिए परसेंटेज कैसे निकाली जाती है। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एनी एग्जामिनेशन अपॉन टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाई 100, ये होता है आपका परसेंटेज। और ये हमें परसेंटेज यील्ड निकालनी है। ये होता है किसी रिएक्शन के लिए कैलकुलेट की जाती है। सपोज आपके पास में एक रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट बनाता है। आपके पास में रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट बनाता है। रिएक्शन होने के बाद में ये कितना बना उसका परसेंटेज निकालना है। कैसे? ये जिसका फॉर्मूला होता है, देखिए परसेंटेज यील्ड का, आपको क्लियर हो जाएगा चीज़ें। परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू मास ऑब्टेन्ड मीन्स एक्चुअल मास, जिसको एक्चुअल भी कह सकते हैं या एक्सपेरिमेंटल भी। एक्चुअल मास या उसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल। क्वेश्चन में एक्सपेरिमेंटल भी लिखा सकता है, एक्चुअल भी आ सकता है, मास ऑब्टेन्ड भी लिखा सकता है, मास गेन्ड भी लिखा सकता है। एक्सपेरिमेंटल मास डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल मास मीन्स ये है आपके पास में इतना रिएक्टेंट है। सपोज इससे बनना था, सपोज लेट से इससे 100 ग्राम प्रोडक्ट बन रहा था। कितना बनना था? 100 ग्राम। मैंने कैलकुलेशन की, ये थ्योरेटिकल मास और इसको कैलकुलेटेड मास भी कहते हैं। कैलकुलेटेड मास, क्योंकि कैलकुलेशन करने के बेसिस पे आया आपका। तो इतना आना चाहिए था। आपकी कैलकुलेशन की होगी आपने, अभी बताएंगे कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो ये क्या होगा आपने, और इसके बेसिस पे कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल मास इतना है। लेकिन आपने एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद में आपके पास में ये जो ऑब्टेन्ड हुआ वो 90 ग्राम ही हुआ। सपोज क्यों हुआ 90 ग्राम? कहाँ गया 10 ग्राम? ये एक्सपेरिमेंट में आपने प्रोसेस की होगी, कुछ रिएक्ट किया होगा रिएक्टेंट, या कुछ नहीं किया होगा, या फिर आपने एक्सट्रैक्ट किया होगा, सॉल्यूशन में से निकालने की कोशिश की होगी, 90 निकला होगा, सॉल्यूशन में पड़ा रह गया होगा। ठीक है, बहुत सारे कारण होते हैं। उसकी वजह से सपोज आपको 90 ग्राम मिला और मिलना चाहिए था कितना? 100 ग्राम। तो मार्क्स, जैसे मार्क्स ऑब्टेन की तरह ऐसे ही मास ऑब्टेन कितना हुआ? 90 ग्राम। मिलना कितना चाहिए था? 100 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि परसेंटेज में बात कर रहे हैं तो इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब आ गया 90% रिएक्शन आपकी, 90% यील्ड है इस रिएक्शन की। यील्ड कितनी है? 90% है, तो अच्छी यील्ड है। इस तरह से जो भी मेथड आपने अडोप्ट किया है इस रिएक्शन को कराने के लिए वो किया जा सकता है ना। किसी रिएक्शन के लिए परसेंटेज यील्ड है वो बहुत ही कम आती है, सपोज 10, 15, तो वो बहुत अच्छी मेथड नहीं है इस रिएक्शन को कराने के लिए। कोई दूसरा मेथड की इजाद करना पड़ेगा। ऐसे ही केमिस्ट्री में बातें होती हैं, क्योंकि एक ही चीज़ को बनाने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं। कुछ मेथड्स अच्छे नहीं होते हैं क्योंकि उसकी परसेंटेज यील्ड अच्छी नहीं आती है उस रिएक्शंस के लिए, और जिनके लिए अच्छी आती है वो मेथड अडोप्ट कर लिए जाते हैं, वो इंडस्ट्रियली अडोप्ट किए जाते हैं, जिनका यील्ड भी अच्छा हो, जिनकी इकोनॉमिकली, जिनमें पैसा भी कम लगे उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज यील्ड, मास ऑब्टेन्ड अपॉन थ्योरेटिकल मास। थ्योरेटिकल की जगह कैलकुलेटेड भी लिखा जाता है। ठीक है जी। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे। क्वेश्चन है CaCO3 को हीट करने पर CaO+ CO2 मिलता है।
ये 200 ग्राम है और ये 100 ग्राम मिलता है, एक्चुअल है। ये कैसा वेट दिया हुआ है? एक्चुअल वेट दिया हुआ है। इस रिएक्शन के लिए परसेंटेज यील्ड पूछा है मुझे। क्या पूछा है? परसेंटेज यील्ड। आपको फॉर्मूला पता है परसेंटेज यील्ड क्या होगा? एक्चुअल मास अपॉन थियोरेटिकल मास इंटू 100। ये फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है जी। और एक्चुअल मास आपको मिला है ये, तो आपको थियोरेटिकल मास कैलकुलेट करना है। अगर एक्चुअल मास तो है, थियोरेटिकल मास आप कैलकुलेट कर लेंगे तो परसेंटेज यील्ड आप निकाल लेंगे। तो ठीक है जी। तो आप सबसे पहले इसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, राइट, क्योंकि मोल से ही आप मास में कैलकुलेट करते हैं। तो अरे वाई मैप याद है ना आपको कि कोई भी मास दे रखा है तो उसको मोल में कन्वर्ट करेंगे, फिर मोल से किसी दूसरे सब्सटेंस का मास कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे ये रिएक्शन पहले से ही बैलेंस है, तो इसका आप मोल से निकालेंगे। सॉल्यूशन क्वेश्चन 1 के लिए सॉल्यूशन क्या होगा? मोल्स ऑफ CaCO3। तो क्या होगा? वेट दिया हुआ है, तो वाई मैप से वेट क्या होता है? वेट अपॉन मोलर वेट या मोलर मास। तो इसका मोलर मास कितना होगा? कैल्शियम 40, कार्बन 12, 3 ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाइड बाय 3 48 इजिकल टू बोलो 100 आ गया ये। तो ये 100 से डिवाइड हो गया, ये आ जाएगा आपके पास में 2 मोल्स। इसका मतलब मोल्स लिए गए थे CaCO3 के 2 मोल्स लिए गए थे, इसके 2 मोल्स लिए गए थे, तो इसके भी 2 मोल्स ही बनेंगे। तो ये बराबर है किसके? क्योंकि स्टोइकियोमेट्री बराबर है दोनों की। मोल्स ऑफ CaO फॉर्म्ड, ये भी क्या है? CO के मोल्स फॉर्म्ड है। अब आपको मोल्स है तो मास निकालना है। 2 इजिकल टू मास आपको निकालना ही है, मास अपॉन मोलर मास। किसका निकालना है? CaO का मोलर मास 40 + 16 56। तो इसका मास जो आएगा, थ्योरेटिकल मास है, ये कितना आएगा? 112। ये आपने कैलकुलेट किया है, इसलिए इसको कैलकुलेटेड मास भी कह सकते हैं, थ्योरेटिकल मास भी कह सकते हैं। अब आपको परसेंटेज निकालना है, आसान है। परसेंटेज यील्ड कैसे निकालेंगे? ये परसेंटेज यील्ड देखिए, एक्चुअल मास कितना है? 100 ग्राम डिवाइडेड बाई थ्योरेटिकल मास कितना आना चाहिए था? 1112 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा आपके पास में, 90 के अप्रोक्स में आ जाएगी ये वैल्यू। तो ये रिएक्शन कैसी है? एफिशिएंट रिएक्शन कहलाएगी। कैसी रिएक्शन है? एफिशिएंट रिएक्शन है, बढ़िया रिएक्शन है, ठीक है जी। 88% या 90 के आसपास जो वैल्यू आ रही है वो बढ़िया वैल्यू कहलाती है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यही है, मतलब रिएक्शन यही है क्वेश्चन, इसमें कैलकुलेशन की वैल्यूज़ बदल गई हैं। कैसे? देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। वही है, क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, 500 ग्राम ऑफ CaCO3 इज हीटेड, इसको हीट किया गया है। हाउ मच ग्राम ऑफ CaO विल बी फॉर्म्ड, कितना CaO बनेगा इफ द परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन इज 80%। हमें रिएक्शन की यील्ड दे दी 80% रिएक्शन है एफिशिएंसी, मतलब ये 80 दिया हुआ है और ये अपने को मास CaCO3 का दिया हुआ है। तो अपने को क्या निकालना है? मास ऑफ CO थ्योरेटिकली नहीं निकालना, एक्चुअल निकालना है। तो ये वैल्यू अपने को निकालनी है, थ्योरेटिकल हम कैलकुलेशन से निकाल लेंगे। ये वैल्यू अपने को दी हुई है, ठीक है जी। तो ये वैल्यू निकल जाएगी अपने पास में। देखिए कैसे निकालेंगे। तो आप थ्योरेटिकल वैल्यू निकाल लें एक बार, CO की थ्योरेटिकल वैल्यू निकाल लें। तो इसके लिए थ्योरेटिकल वैल्यू निकालने के लिए वही प्रोसीजर अभी करना पड़ेगा जो हमने किया था। तो मोल्स ऑफ CaCO3 टेकन कितने लिए गए थे? 500 ग्राम। वेट दे रखा है, वेट को मोलर मास से डिवाइड कर दें। मोलर मास अभी कैलकुलेट किया था 100, तो ये इसके 5 मोल्स हो गए। इसका मतलब 5 मोल्स हैं। तो CaO के कितने मोल बने होंगे? 5 मोल्स ही बने होंगे। मोल्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, CaO के इतने मोल्स बने होंगे, ठीक है जी। और मास कितना होगा? थ्योरेटिकली मास कितना होना चाहिए? थ्योरेटिकल मास क्या होगा? मोल्स मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास। इसका कितना है? 56। तो ये आ जाएगा 180, राइट? यस 180। तो आप इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। परसेंटेज यील्ड दी हुई आपको 80 इज इक्वल टू एक्चुअल, ये निकालना है हमें, एक्चुअल मास निकालना है, अपॉन थ्योरेटिकल मास 180 मल्टीप्लाइड बाई 100।
राइट। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, और ये 1 0 से ये 1 0 कैंसिल, ये आपके पास में आ जाएगा एक्चुअल जो आएगा, एक्चुअल मास आएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 18, राइट। ये आंसर आपके पास। तो इस तरह से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज यील्ड। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक POAC। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी टफ आते हैं। हालांकि बिना बैलेंसिंग के, जब मैंने कहा था मोल वाली जो क्वेश्चन होते हैं उनको बैलेंसिंग के साथ में हिट एंड ट्रायल मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है और POAC से भी सॉल्व किया जा सकता है। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज POAC। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। व्हाट इज इट इज? प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। क्या कहता है ये? देखिए, इसको सिंपली पहले समझते हैं। H2SO4 है। हालांकि इसकी बात मैं पहले कर चुका हूँ, लेकिन इसको नाम नहीं दिया था मैंने पहले, आपको पता है ये, यदि आपने पहले लेक्चर देखे हैं तो आप देखेंगे ये एक मॉलिक्यूल है। किसका? मॉलिक्यूल ऑफ, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। H2SO4 का एक मॉलिक्यूल है। मैं बिना ज्योमेट्री के कैसा लिख लेता हूँ, ये H2SO4 है, एक H इसमें, 2 H हैं, एक S हैं और 4 ऑक्सीजन है, राइट। बिना ज्योमेट्री की बात करूँ, ऐसा एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर, इसके एक H2SO4 के मॉलिक्यूल के अंदर 2 क्या हैं? हाइड्रोजन के एटम हैं। क्या हैं? हाइड्रोजन के एटम हैं। तो क्या लिखूँगा? 1 H2SO4 मॉलिक्यूल हैज़ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 एटम ऑफ सल्फर, 1 एटम ऑफ सल्फर, ऐसे ही 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अगर मैं इसको Na से मल्टीप्लाई, Na से डिवाइड कर दूं, Na से डिवाइड कर दूं, ठीक है, बराबर वाली रिएक्शन को Na से डिवाइड किया जा सकता है। तो ये क्या आ गया आपके पास में? 1 मोल ऑफ H2SO4 क्या आ गया आपके पास में? मॉलिक्यूल अपॉन Na क्या कहलाता है? मोल। तो ये 1 मोल ऑफ H2SO4, इसके अंदर 2 मोल्स, एटम अपॉन पार्टिकल अपॉन Na, 2 मोल किसके हैं? 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम और 1 मोल ऑफ सल्फर एटम, 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। समझ आ रही है बातें? इसका मतलब अगर इसका 1 मोल लिया गया है, इसके अंदर 2 मोल हाइड्रोजन एटम के होंगे, 1 मोल सल्फर का होगा, 4 मोल ऑक्सीजन के होंगे। अब इसके x मोल लिए गए हैं। कितने? x मोल लिए गए हैं, तो ये कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा? x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब इस जो ये बातें लिखी हुई हैं, मैंने ध्यान से समझना, इन बातों को क्या लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ क्या? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई मोल ऑफ H2SO4, क्योंकि H2SO4 का 1 मोल है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। ऐसे ही मोल्स ऑफ सल्फर एटम इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई मोल्स ऑफ H2SO4। ऐसे ही मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये क्या होगा? 4 मल्टीप्लाइड बाई मोल्स ऑफ H2SO4 एटम। तो यहाँ से एक बात निकल के आई है मेरे पास में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोल्स ऑफ एलिमेंट, मोल्स ऑफ एलिमेंट क्या होगा? उसका इंडेक्स, ये क्या कहलाता है बच्चे? ये कहलाता है उसका इंडेक्स। जैसे इस हाइड्रोजन एटम का निकालना है तो हाइड्रोजन एटम, ये इसका इंडेक्स है। इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाई मोल्स ऑफ कंपाउंड, मोल्स ऑफ कंपाउंड।
यही लिखा है मैंने। जैसे मुझे ऑक्सीजन एटम का निकालना है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन का इंडेक्स 4 देखिए, मोल्स ऑफ कंपाउंड, मोल्स ऑफ H2SO4। तो ये हमारे पास में POAC का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? जो भी एलिमेंट है उसका मोल्स निकालना है तो उसके इंडेक्स उस कंपाउंड के अंदर, उसके इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय द मोल्स ऑफ कंपाउंड। तो इस तरह से ये POAC कहलाता है। क्या कहलाता है? POAC। अब कैसे अप्लाई करना है देखिए, एक क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सा और उसके बेसिस पे हम देखेंगे। जैसे हैबर प्रोसेस ही ले लेता हूँ। क्या थी हैबर प्रोसेस? अभी आपने देखी थी, N2 + H2 रिएक्शन करके देता है आपके पास में NH3 और हमें कह दिया इसके हमारे पास में 4 मोल हैं। सपोज इसके कितने मोल हैं? 4 मोल हैं। और अमोनिया के कितने मोल बनेंगे? अमोनिया के कितने मोल बनेंगे? तो आपने अभी बैलेंसिंग मेथड से, एक बार मैं बताता हूँ, बैलेंसिंग मेथड से हमें किया था। बैलेंसिंग मेथड से तो क्या करते थे? बैलेंसिंग मेथड में सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस कर लेते थे। तो रिएक्शन को नाइट्रोजन 2 है और इसको मल्टीप्लाई कर लिया 3 से। अब देखिए क्या करते थे, जिसके मोल्स दे रखे हैं उसके मोल्स मल्टीप्लाइड बाय उसका डिवाइडेड बाय उसका कोफिशिएंट कितना है? 1, और जिसके निकालने हैं मल्टीप्लाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ दैट 1 इजिकल टू कितना आ गया? 8 मोल्स। सिंपल है, 8 मोल्स निकल के आ गए। ये तो आपने बैलेंस किया था। अब हम बिना बैलेंस के करते हैं। इस रिएक्शन को बिना बैलेंस के करना है और मेथड क्या है आपके पास में? POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। और नाइट्रोजन के ऊपर लगाता हूं मैं किसके ऊपर लगाता हूं? नाइट्रोजन के ऊपर। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन लिखूंगा, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो क्या होगा? इसका इंडेक्स 2 मल्टीप्लाइड बाई मोल्स ऑफ N2 मल्टीप्लाइड बाई मोल्स ऑफ N2। एक इक्वेशन तो ये आई मेरे पास में। और दूसरा, ये सारा नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हुआ है? NH3 में। तो यहां पे जो मोल्स निकालूंगा, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम, यहां पे POAC लगा रहा हूं किसके ऊपर? इस मॉलिक्यूल के ऊपर। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम, इंडेक्स नाइट्रोजन का कितना है यहां पे? 1 मल्टीप्लाइड बाई मोल्स ऑफ द कंपाउंड। मोल्स ऑफ द कंपाउंड क्या है? मोल्स ऑफ NH3। अब देखिए ये मोल्स और ये मोल्स नाइट्रोजन के, तो सारे मोल्स इधर ही गए हैं। इसका मतलब नाइट्रोजन का जितना भी एटम थे वो सारे अमोनिया बना रहे हैं। तो ये और ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन को बराबर करेंगे। 2 इंटू मोल्स ऑफ N2 इज इक्वल टू 1 इंटू मोल्स ऑफ NH3। ठीक है जी। तो N2 के मोल्स दिए हुए हैं 4, 2 इंटू मोल्स ऑफ N2 कितने हैं? 4 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ NH3, मोल्स ऑफ NH3। तो यही वैल्यू हमारे पास अभी भी यही वैल्यू आई है 8, और तब भी यही वैल्यू आई थी 8। अरे सर इतना लंबा करने की क्या ज़रूरत है? लंबा नहीं है भाई साहब, ये आपने पहली बार सीखा है। इसको आप अप्लाई करके देखेंगे, 2-4 बार करके देखेंगे तो आपको बैलेंसिंग की भी ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि कुछ रिएक्शंस इतनी होती हैं, टफ होती हैं, बहुत लेंदी होती हैं, उनको बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन काम आता है। ठीक है जी। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और इसी क्वेश्चन में मैं कन्वर्ट कर देता हूँ इसको। सपोज यहाँ पे मेरे पास में इसके 8 मोल्स ले रखे हैं। कितने मोल्स ले रखे हैं? 8 मोल्स ले रखे हैं। और मुझे कहा है इसके कितने मोल्स बनेंगे? मोल्स फॉर्म, कितने मोल्स इसके फॉर्म्ड होंगे। ठीक है जी। तो वही POAC लगाएंगे। अब किस पे लगेगी? हाइड्रोजन एटम पे, क्योंकि ये जितने भी हाइड्रोजन एटम है वो सारे के सारे किस में कन्वर्ट हुए हैं? अमोनिया में। देखिए अब ये बिना बैलेंस की होती है POAC। तो POAC क्या होती है? बिना बैलेंसिंग की हाइड्रोजन एटम पे लगाऊंगा। तो 2 इंटू हाइड्रोजन एटम पे लगाऊंगा। तो 2 इंटू इंडेक्स 2 है, मोल्स ऑफ कंपाउंड, हाइड्रोजन कंपाउंड है, मोल्स ऑफ H2। मोल्स के लिए N लिखा जाता है, मोल्स ऑफ H2 इजिकल टू, यहाँ पे लगाऊंगा हाइड्रोजन पे। तो यहाँ पे 3 है इंडेक्स हाइड्रोजन का, 3 इंटू मोल्स ऑफ NH3, कंपाउंड का NH3। देखिए कितना आसान हो गया। N2 के कितने दिए? H2 के कितने दिए? 2 इंटू H2 के मोल्स कितने दिए हैं? 8 इजिकल टू 3 मल्टीप्लाई बाई मोल्स ऑफ NH3। तो NH3 के मोल्स जो आएंगे आ जाएंगे आपके पास 16/3।
कितना आसान हो गया, कोई रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से पीओएसी आपको अप्लाई करना है। एक टफ क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है 1 ग्राम ऑफ CuO एंड Cu2O, इसको कहते हैं CuO एंड Cu2O। ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है, ये क्यूप्रस ऑक्साइड है। ठीक है, ये क्या है, क्यूप्रिक ऑक्साइड है, ये है क्यूप्रस ऑक्साइड। वाज completely reduced to pure metallic copper. The mass of Cu obtained is 0.839 gram. Calculate the mass of Cu2O in the original mixture. कहने का मतलब क्या है, सॉल्यूशन अगर हम बात करें तो ये है आपके पास में CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड और ये है क्यूप्रस ऑक्साइड। इन दोनों को रिड्यूस किया गया, मुझे नहीं पता किससे रिड्यूस किया है, और मेरे पास बन रहा है Cu, राइट, Cu बन रहा है। और ये भी कितना बना है, 0.839 ग्राम। ठीक है, तो इसने कहा ये हमारे पास टोटल था 1 ग्राम, और इसने कहा कि ये कितना लिया गया था रिएक्शन के अंदर, ये कितना लिया गया था। तो देखिए कैसे करेंगे। सिंपली आप ये समझ लीजिए, अगर ये टोटल 1 है तो सपोज ये आप माने ये अगर x ग्राम है, ये कितना है, x ग्राम है, तो टोटल 1 है, एक x है, तो ये कितना होगा 1 माइनस x ग्राम। बोलो जी, ये कितना होगा 1 माइनस x ग्राम। और ये हमारे पास में ये भी ग्राम में वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको नहीं पता, इस रिएक्शन को बैलेंस भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता रिड्यूसिंग एजेंट क्या लिया है हमारे पास में, राइट। तो इस तरह को क्वेश्चन को सोल्व करना आपको केवल और केवल पीओएसी से ही कंपलसरी हो जाता है। आप बैलेंसिंग से भी नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें कोई आपको दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट दिया नहीं है किससे रिड्यूस किया है रिएक्शन को। तो ठीक है, इसको पीओएसी से करना है। और पीओएसी किस पे लगेगी, क्योंकि फाइनल भी आपके पास में कॉपर प्रेजेंट है और इनिशियल भी कॉपर प्रेजेंट है। ये सारा कॉपर, जितना भी कॉपर है, ये सारा का सारा कॉपर किस में कन्वर्ट हुआ होगा, प्योर मेटालिक कॉपर में कन्वर्ट हुआ होगा। इसका मतलब कॉपर के जो एटम थे वो रिएक्शन के दौरान कंजर्व्ड हैं, रिएक्शन के दौरान उतने ही हैं, कहीं गए नहीं हैं। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। एटम क्या है, कंजर्व है, रिमेन कांस्टेंट है। ठीक है, कंजर्व मतलब कांस्टेंट है। अब यहाँ पे लगाएंगे हम पीओएसी, तो इसके कॉपर के ऊपर पीओएसी लगाना है, तो कॉपर के ऊपर लगाना है। मोल्स ऑफ कॉपर क्या होंगे, मोल्स ऑफ कॉपर क्या होंगे, 1 इंटू, इसका कोफिशिएंट 1 है, इंडेक्स 1 है, 1 इंटू मोल्स ऑफ CuO प्लस ये कॉपर और ये वाला कॉपर, तो इसका कोफिशिएंट कितना है 2, इंडेक्स कितना है 2 इंटू मोल्स ऑफ Cu2O। ये सारे इन सब के मोल किस में कन्वर्ट हुए हैं, कॉपर में। ये बराबर होंगे किसके, मोल्स ऑफ कॉपर, राइट। अब देखिए मोल्स निकालने के लिए क्या करते हैं, मास अपॉन मोलर मास। तो 1 इंटू मास कितना है Cu का, हमने माना है CO का x है, मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना होगा, कॉपर का मोलिकुलर वेट कितना 63 अप्रोक्सली, और अप्रोक्सीमेटली ये मान लेते हैं, और ये 16, तो ये टोटल ऐड कर दो कितना हो गया 79 के अप्रोक्स हो गया, राइट। यस, इट इज 79 प्लस 2 इंटू मोल्स निकालना है। मोल्स क्या होता है, वेट। इसका वेट कितना है, वेट अपॉन मोलर वेट। Cu2 का कितना हो जाएगा, इसमें 63 और ऐड कर दें, 142 अप्रोक्स आ गया। 142 इज इक्वल टू मोल्स, इसका वेट दिया हुआ है 0.839 वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। इसका मोलिकुलर वेट 63 मान के चल रहे हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे इस रिएक्शन को सोल्व कर लेंगे, आपके पास में x की वैल्यू आ जाएगी, और हमारे पास क्या पूछा था Cu2O का क्या हो जाएगा 1 माइनस x। जितनी वैल्यू आएगी उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में कितना Cu2O प्रेजेंट था ओरिजिनल मिक्सचर में 1 ग्राम के अंदर। ठीक है, कैसे किया मैंने, देखिए
कि अज्यूम कर लिया ये x ग्राम है तो टोटल हमारे पास 1 ग्राम है तो 1 माइनस एक्स हो गया। अब एटम कंजर्व रहे होंगे कॉपर के एटम कंजर्व रहे होंगे तो यहाँ पे हमें कॉपर के ऊपर POAC लगा दिया। इसका मतलब यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के लिए बात करूँ, कॉपर के मॉलिक्यूल्स की बात करूँ, मोल्स की बात करूँ, 1 इंटू मोल्स ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस 2, इसका इंडेक्स 2 है, 2 इंटू कंपाउंड का मोल्स ऑफ Cu2O इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉपर है, मोल्स ऑफ कॉपर। अब यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, आप यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट करके 1 माइनस एक्स पुट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास में। इस तरह से क्वेश्चन POAC से ही सॉल्व होंगे, बाकी किसी मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये है POAC की महानता। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, LR, मोस्ट अवेटेड थिंग, दैट इज LR। व्हाट इज LR? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? जो अपनी लिमिट में नहीं रहता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है साहब। लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, आपके घर पे कभी गेस्ट आए हैं? ये बात क्यों पूछ रहे हैं सर, गेस्ट तो आते ही हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ, यदि आपके पास आपके घर गेस्ट आए हैं, आपके पास इतनी चीनी है सपोज, और ड्रम भर के पानी है, ड्रम भर के पानी है। हालांकि ड्रम का पानी नहीं पिलाओगे आप गेस्ट को, आप समझ लो यहाँ पे आपके पास में एक मटका है, ठीक है, गंदा सा मटका है लेकिन ये मटका है, ये चीनी है, और ये आपके पास में शुगर है, सपोज शुगर, एंड इट इज़ वाटर। ठीक है, आपको नींबू पानी बनाना है, नींबू भी है आपके पास में, लेमन और सॉल्ट भी है। ठीक है, सपोज 5 लोग आए आपके घर पे, 5 पर्सन, 5 लोग आए, और 5 गिलास आपको 5 गिलास नींबू पानी बनाना है, और ये आपके पास में चीनी है 4 लोगों के लिए ही, 4 लोगों की अमाउंट की चीनी है, और पानी आपके पास में भर के है, और सॉल्ट भी और लेमन भी भरपूर मात्रा में है। ये 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच और 4 चम्मच, 4 चम्मच डालनी है। ठीक है, तो शुगर की क्वांटिटी को चेंज नहीं कर सकते, एक आदमी के लिए 1 चम्मच शुगर ज़रूरी है। तो आप क्या करेंगे, इसमें 5 गिलास, तो 5 गिलास आपके पास में जो नींबू पानी है वो बन पाएगा क्या? जी नहीं। क्यों? क्योंकि 1 चम्मच इसमें डल गई, 1 2 3 4, तो 5 वाले गिलास के लिए चीनी नहीं बची हमारे पास में। ठीक है, पानी तो है खूब, पानी घड़ा भरे हुए है, तो ये पानी तो डाल देंगे आप, पानी तो सब में डाल देंगे, लेकिन यहाँ पे आपके पास चीनी डालने के लिए नहीं होगी, क्योंकि वो पहले ही ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि 4 चम्मच चीनी थी तो 4 गिलास ही बनेंगे, एक गिलास में 1 चम्मच चीनी डालना कंपलसरी है। तो इसका मतलब क्या है, ये आप रिएक्शन करा रहे हो। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। यदि आप ये रिएक्शन करा रहे हो और आपके पास में एक ये रिएक्टेंट है और दूसरा एक और रिएक्टेंट ये है, ये R1 मान लिया, ये R2 मान लिया, ये रिएक्टेंट तो आपके पास ज़्यादा मात्रा में है, कोई दिक्कत नहीं है, और एक रिएक्टेंट है आपके पास में कम मात्रा में प्रेजेंट है, तो जो आपके पास में जो प्रोडक्ट बन रहा है, वो प्रोडक्ट है वो केवल और केवल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? रिएक्टेंट 1 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसकी क्वांटिटी अगर ज़्यादा होती, थोड़ी सी भी ज़्यादा होती, 1 और चम्मच फालतू होती है चीनी, तो हमारे पास में और प्रोडक्ट बन जाता, 1 और ग्लास पानी का बन जाता। ठीक है, 5 को मिल जाते, अब एक आदमी को नहीं मिलेगा। तो आपको ऐसा काम नहीं करना है, तो एक आदमी को नहीं मिलेगा इस अकॉर्डिंग। तो आपके पास में जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी है, वापस सुनिएगा, ये प्रोडक्ट की क्वांटिटी है, ये डिपेंड कर रही है AR1 रिएक्टेंट पे, जिसकी क्वांटिटी कम है और रिएक्शन कराने के दौरान जिसकी क्वांटिटी खत्म हो गई, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? लिमिटिंग रिएजेंट इज द रिएजेंट which limits the reaction, which get consumed in the reaction first, जो रिएक्शन के दौरान पहले कंज्यूम हो जाता है, एंड आफ्टर दैट रिएक्शन डू नॉट प्रोसीड्स, दैट रिएजेंट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। तो आपको इस
एग्जाम्पल से आपको आई होप यू गॉट इट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। तो आप लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन लिखेंगे। व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? द रिएजेंट विच लिमिट्स द रिएक्शन। एक तो ये हो गया, या फिर आप यूँ लिख सकते हैं द रिएजेंट which gets consumed first in the reaction and after that reaction do not proceeds, जिसके बाद में रिएक्शन आगे नहीं बढ़ती है और जो पहले खत्म हो जाता है या फिर जो रिएक्शन को लिमिट करता है, रोकता है, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। अब हमारी केमिस्ट्री में क्या काम है उसका, देखिए वही एग्जांपल लेता हूं मैं, क्योंकि वो एग्जाम्पल चला रहा है। आपको कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। लेट से एक बार ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, हेबर प्रोसेस। कम से कम आपको हेबर प्रोसेस तो इस लेक्चर में याद हो जाए। हेबर्स प्रोसेस में अमोनिया बनाते हैं, ठीक है, और हमारे पास में इसके 4 मोल दे रखे हैं रिएक्शन के अंदर, और हमारे पास में इसके मोल दे रखे हैं 8 मोल्स सपोज, और हमसे पूछा है अमोनिया कितना बनेगा। चलिए एक बार बैलेंसिंग से बात करते हैं, बैलेंसिंग मेथड से। बैलेंसिंग मेथड क्या करना है, जैसे सपोज मैं इससे कैलकुलेट करना चाहूँ तो बैलेंस कर ले पहले रिएक्शन को, इसको बैलेंस कर लिया मैंने रिएक्शन को, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, ठीक है। अब मुझे करना है N2 की हेल्प से, इस वाले की हेल्प से मैं रिएक्शन में NH3 के मोल्स निकालना चाहता हूँ। तो जिसके मोल्स दिए हुए हैं उसके मोल्स, NH3 के मोल्स निकालने हैं मुझे, जिसके मोल्स दिए उसके मोल्स, उसका कोफिशिएंट उसके डिवाइड में मल्टीप्लाइड, जिसके मोल्स निकालने हैं उसका कोफिशिएंट उसके मल्टीप्लाई में। इसका मतलब 8 मोल्स बनेंगे इसके अकॉर्डिंग। और इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, H2 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो H2 के दिए हुए 8 मोल्स डिवाइड बाई इसका कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाई जिसका निकालना है मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये आपके पास में आ गया 16/3। तो ये वैल्यू आ रही है 5.3 के अप्रॉक्स। अब देखिए आप NH3 इसके अकॉर्डिंग N2 के मोल्स के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो 8 मोल्स आता है, और H2 के मोल्स के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो 5.3 मोल्स आता है। तो इनमें से एक बात सही है, तो कौन सी बात सही है? तो आई होप आपको सही पता चल गया होगा, क्योंकि ये वाली बात सही है, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है रिएक्शन के अंदर। क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। कैसे पता लगा सर लिमिटिंग रिएजेंट है? क्योंकि आप सबसे पहले रिएक्शन में इसके, जब आपके पास में वैल्यू दे रखी हो 2 रिएक्टेंट्स की, ध्यान से सुनिएगा, जब आपको रिएक्टेंट की 2 वैल्यूज दे रखी हो तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है जो रिएक्शन के अंदर पहले खत्म हो रहा है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिसाइड होगी, ठीक है। तो आपको कैसे पता करना है? आपको ये पता करना है, देखिए सबसे पहले इसके लिए अप्लाई करके देखिए। ये वैल्यू दे रखी है, कोई भी एक वैल्यू उठा लीजिए, सपोज इस वैल्यू को उठाता हूँ और इसके मोल्स कैलकुलेट करता हूँ कितने मोल की ज़रूरत होगी हमारे पास रिएक्शन में। तो देखिए 4 H2 के मोल्स को कैलकुलेट करना चाहता हूँ, रिएक्शन के अंदर कितने की ज़रूरत होगी। तो इसके 4 मोल दिए हुए हैं, डिवाइड बाई इसका कोफिशिएंट 1 मल्टीप्लाइड बाई इसके कोफिशिएंट कितना है 3 मल्टीप्लाइड बाई इतना आ गया 12। इसका मतलब यदि रिएक्शन को कंप्लीटली कराना है तो इसके अगर मुझे 4 मोल दिए गए हैं तो इसके मुझे कितने मोल चाहिए? इसके 12 मोल चाहिए। कितने मोल चाहिए? 12 मोल चाहिए। लेकिन कितने दिए हुए हैं? 8 मोल दिए हुए हैं। चाहिए कितने? 12। दिए कितने हैं? 8। इसका मतलब ये कम है, इसका मतलब ये क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। ये क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। या फिर उल्टा ले लो, उल्टा देख लो। मैं N2 के मोल्स कैलकुलेट करना चाहता हूँ,
तो मेरे पास में 8 मोल्स इसके दिए हुए हैं, इसका कोफिशिएंट कितना है 3 मल्टीप्लाइड बाई इसका कोफिशिएंट कितना है 1। N2 के मोल्स कैलकुलेट करूँगा तो ये वैल्यू आएगी मेरे पास में 2.6 के अप्रॉक्स। इसका मतलब इसके 8 मोल के लिए इसके कितने मोल चाहिए 2.6 मोल चाहिए। कितने चाहिए 2.6, दिए कितने हैं 4। इसका मतलब ये क्या है ज़्यादा है, 2.6 चाहिए 4 दिए हुए हैं, इसका मतलब इसके ज़्यादा मोल्स दिए हुए हैं। ये क्या है एक्सेस रिएजेंट, ये क्या है एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट को अलग से नहीं पढ़ा जाता, लिमिटिंग को ही पढ़ा जाता है। ये मैंने बता दिया आपको, ये एक्सेस है ये लिमिटिंग। इसका मतलब क्वेश्चन आप कैलकुलेट करेंगे, जो शिकंजी बनेगी आपके नींबू पानी बनेगा केवल और केवल ये शुगर की तरह काम करेगा। इसमें किसकी तरह काम करेगा शुगर की तरह। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था ये कम पड़ गया था, ये कम है, इसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा, इसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो इसके अकॉर्डिंग बनाया था हमने, कितना आया था 5.6 मोल। तो कैसे कर लेंगे वापस देख लो उसको कैसे कर रहे थे। तो इसके अकॉर्डिंग नहीं बनाएंगे अब क्योंकि ये ज़्यादा है, ये कंज्यूम नहीं हो रहा था। इसके अकॉर्डिंग देखिए 8 मोल्स इसके दिए हुए हैं डिवाइड बाई इसका कोफिशिएंट, जिसके मोल्स निकालने हैं उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो उसको, तो ये आ गया 16/3। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाती है, यही आती है क्या, और ये आती है 5.3 आई थी। ठीक है, तो ये इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको कोई भी क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट का सोल्व करना है तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट देखना ही देखना होगा। अगर एक रिएक्टेंट दे रहा है तो डायरेक्ट हो जाएगा सवाल। ठीक है, अगर आपको 2 रिएक्टेंट की वैल्यू दे रखी है या 3 रिएक्टेंट की वैल्यू दे रखी है तो आपको पहले चेक करने पड़ेगा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। अच्छा, लिमिटिंग रिएजेंट को चेक करने का क्या तरीका है, एक तो ये तरीका है आप एक की वैल्यू लेके दूसरे की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, और दूसरा जो शॉर्ट तरीका है वो क्या है, देखिए शॉर्ट मेथड क्या है। शॉर्ट मेथड, जो भी वैल्यू दे रखी है आपको, जो भी वैल्यू दे रखी है N2 के लिए मोल्स कितने दे रखे हैं 4 मोल्स दे रखे हैं, मोल्स डिवाइडेड बाई इसका कोफिशिएंट कितना है 1, और H2 के कितने मोल्स दे रखे हैं 8, इसका कोफिशिएंट कितना है 3, इसको डिवाइड करते हैं। तो ये वैल्यू कौन सी वैल्यू ज़्यादा कम आ रही है वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो ये आ रही है 2.6 और ये वैल्यू आ रही है 4, तो जो कम है वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल और केवल किसको चेक करने के लिए है, लिमिटिंग रिएजेंट को। किसको चेक करने के लिए, लिमिटिंग रिएजेंट को। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं अपन, और उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आपके पास में क्वेश्चन है H2 प्लस I2 गिव्स यू 2HI। ठीक है, ये आपको 2HI देता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, फिर भी कोई बात नहीं, देख लीजिए। इसके हमें दिए हुए हैं 4 मोल्स और इसके दिए हुए हैं हमें 8 मोल्स, और हमसे पूछ लिया इसके कितने मोल्स बनेंगे। तो आपको रिएक्टेंट के 2 मोल दे दिए, इसका मतलब मोल के क्वेश्चन को सोल्व करना है। 2 रिएक्टेंट दे रखे हैं, इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट चेक करना है। लिमिटिंग रिएजेंट को चेक करने के लिए जितने मोल्स दिए हैं उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए इसका कोफिशिएंट। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, जी हाँ ये पहले से बैलेंस है। इसका मतलब ये वाला ज़्यादा है, ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, लिमिटिंग रिएजेंट ये है, लिमिटिंग रिएजेंट ये है। इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी, इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी, तो इसके मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए इसके मोल्स, इसका कोफिशिएंट 1 मल्टीप्लाइड बाई जिसका निकालना है उसके कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 मोल्स। ठीक है, एक और क्वेश्चन फर्दर एक्सटेंड कर देता है। क्वेश्चन एक और क्या आ जाता है, देखिए क्या ये पूछा, आफ्टर रिएक्शन व्हाट विल बी प्रेजेंट इन रिएक्शन मिक्सचर। रिएक्शन मिक्सचर के अंदर क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होगी। तो देखिए लिमिटिंग रिएजेंट तो ये तो खत्म हो गया, इसका मतलब H2 है वो तो हो गया 0 मोल्स, वो प्रेजेंट ही नहीं होगा रिएक्शन के अंदर। और हमारे पास कितने HI के कितने मोल्स होंगे रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट होंगे 8 मोल्स। क्या हमारे पास I2 भी प्रेजेंट होगा, जी हाँ I2 भी प्रेजेंट होगा। आपको पता है इसके 4 मोल के लिए इसके कितने मोल की जरूरत होगी, 4 मोल की। आपने रिएक्शन देखी है, एक कोफिशिएंट 1 मोल के लिए 1 की जरूरत होती है, 4 के लिए 4 की जरूरत होगी। इसका मतलब इसके 4 मोल काम में आ गए
और 8 मोल लिए गए थे, इसका मतलब 4 मोल अभी भी बचे हुए हैं, क्योंकि 8 टोटल थे, 4 काम में आ गए तो 4 मोल अभी बचे होंगे। ऐसे पूछ लेता है आपको रिएक्शन मिक्सचर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, कितने मोल्स प्रेजेंट है, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वर फिल्ड इन ए स्टील वेसल। एक स्टील वेसल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को फिल्ड किया गया था एंड एक्सप्लोडेड, और उसमें एक्सप्लोड किया गया, धमाका किया गया, ठीक है। एंड द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस, और इस तरह से जो पानी जो बनेगा उसके अंदर, वेसल के अंदर, तो कितना बनेगा ये पूछा है अपने से। तो हमारे पास में रिएक्शन है H2 + O2 गिव्स यू वाटर, राइट। तो इसमें हाइड्रोजन है वो 10 ग्राम है, और ऑक्सीजन है वो है 64 ग्राम, और वाटर कितना बनेगा ये पूछा है हमसे। तो देखिए सबसे पहले वही देखेंगे अपन। तो सबसे पहले रिएक्शन को करने के लिए अपन मोल में कन्वर्ट करते थे, और पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेगा, राइट। और रिएक्शन को करने से पहले हम मोल चेक करते हैं, मोल में कन्वर्ट करते हैं, मास से कोई भी रिएक्शन को नहीं करना। तो 10 वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, हाइड्रोजन का कितना होगा, कोफिशिएंट से कुछ नहीं करना होता। मोल्स को निकालने के लिए वेट अपॉन मोलर वेट, ठीक है जी। तो यहाँ पे कोफिशिएंट का कोई लेना देना नहीं है, मोल कैलकुलेट नहीं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कुछ नहीं करना। हाइड्रोजन का मोलर वेट 2 मॉलिक्यूल का, ऐसे ही 64 वेट अपॉन मोलर वेट, ऑक्सीजन का कितना होता है 32, 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32। तो ये आ गया 2 मोल्स, और इसके आ गया आपके पास में 5 मोल्स। अब आपको पता है रिएक्शन में आपके पास में 2 रिएक्टेंट दे रखे हैं, इसका मतलब कंसेप्ट लगेगा लिमिटिंग रिएजेंट का। किसका कंसेप्ट लगेगा, लिमिटिंग रिएजेंट का। कैसे चेक करेंगे, मैंने बताया था आपको लिमिटिंग रिएजेंट चेक करने के लिए जो भी दिया हुआ है, यदि H2 का चेक करना है, H2 का मोल्स डिवाइड बाई उसका कोफिशिएंट, ऐसे ही O2 का मोल्स डिवाइड बाई उसका कोफिशिएंट, ये आ गया 2.5 और ये आ गया 2। इसका मतलब कम कौन सा है, ऑक्सीजन। इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, ऑक्सीजन। इसका मतलब ये रिएक्शन होगी तब ये पूरा कंप्लीटली क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो देखने में आपको लग रहा होगा ये 10 है, ये 64 है, तो ये तो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं हो सकता। लेकिन रिएक्शन को करना है मोल की हेल्प से, मोल से देखेंगे आपको लिमिटिंग रिएजेंट ये है। अब इस रिएक्शन को करेंगे, और इसके 2 मोल्स हैं, H2 के मोल कैलकुलेट करने हैं। H2O के मोल क्या होगा, जिसके भी मोल दिया हुआ है उसके मोल्स डिवाइड बाई उसका कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाई जिसका मोल्स निकालने हैं उसके मोल कितने आ गए, 4 मोल्स। और मोल्स नहीं पूछा, वेट पूछा है, वेट इज इक्वल टू मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर वेट। वाटर का कितना होगा 2 + 16 इज इक्वल टू 18, ये 18 हो गया। मास कितना आ जाएगा 18 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 72 ग्राम। इस तरह से ये क्वेश्चन आपने प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ है, इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद, बाय बाय।